दोस्तों, आज हम वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखेंगे, है ना। अभी हमने कल के लेक्चर में इसको देखा, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखा, इनकी जियोग्राफिकल कवरेज को देखा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की, यानी इनके सोशल एस्पेक्ट की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अब ये जो वैदिक काल था, वैदिक काल के अभी हम ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसमें दो समाज होंगे, एक ऋग्वैदिक कालीन होगा और एक उत्तर वैदिक कालीन होगा। तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो किसकी होगी? ऋग्वैदिक कालीन होंगी। ठीक है, तो देखिए इनके सामाजिक जीवन को देखिए, इनके सोशल लाइफ को देखिए। मैंने कहा कि इनका जो सामाजिक जीवन था उसको अपन ने कई पार्टों में डिवाइड कर लिया। जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पर परिवार, परिवार के बाद इनकी वर्ण व्यवस्था देखेंगे, फिर स्त्रियों की दशा देखेंगे, फिर खान पान देखेंगे, पहनावा और मनोरंजन। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन तैयार होगा यहाँ से। ठीक है, देखिए इनके परिवार में अब ऐसा बोला जाता है कि इनका जो परिवार था ये कैसा था? संयुक्त परिवार पाया जाता था। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार, यानी यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी एक कलेक्टिव सोसाइटी थी। ठीक है, ठीक है, कई लोग ग्रुप में रहते थे, एक परिवार के रूप में रहते थे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रथा और थी कि यहाँ पर जैसे जो अदर पक्ष होते थे, जैसे जो जो महिलाओं का मायका होता था, ठीक है, या जैसे मतलब जैसे जो नानी के घर होते थे और जो हमारे, तो यहाँ पर क्या लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक साथ ही रहते थे, इसीलिए बोला गया कि कैसा हो गया? ये संयुक्त परिवार हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता था कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था यहाँ का? यहाँ का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। कैसे? सत्तात्मक, है ना। कैसे था? पितृसत्तात्मक। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, मतलब यहां पर पितृसत्तात्मक का मतलब है कि यहां पर जो पुरुष होता था उसकी प्रधानता ज्यादा थी, यही ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि नारियों का अपमान था। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो उस परिवार का जो सबसे एजेड आदमी होता था वो क्या होता था? उस परिवार का मुखिया होता था और उसी की उस परिवार में चलती थी, यानी उसी की बातों को माना जाता था। क्लियर है? तो ये किसकी दशा हो गई? ये दशा हो गई परिवार की। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखा तो जा नहीं सकता पूरा। ठीक है, बस आपको जस्ट ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर परिवार के बाद बात आती है किसकी? वर्ण व्यवस्था की। ये एक आपको एक चीज मिलेगी यहां पर, क्या? वर्ण व्यवस्था। अब यहां पर ये आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई। अच्छा, वर्ण व्यवस्था कैसे आई? क्योंकि जो आर्य थे, आर्य गोरे थे, और जब आर्य उस क्षेत्र में आए तो पहले से भी कुछ क्षेत्र में लोग रहे होंगे। वो क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के लोग इतने गोरे नहीं थे, तो उनमें से कुछ रंग भेद हुआ, यानी कलर, किसी का कोई ज्यादा गोरा हुआ, कोई थोड़ा सा कम हुआ, तो वहीं से ये वर्ण शब्द निकला। यानी जो वर्ण शब्द निकला उस समय इसका मतलब था रंग से था, ना कि जाति और समाज से था। ठीक है, तो वहां पर जो वर्ण का मतलब था वो किससे हुआ? कलर से हुआ, एक रंग से हुआ। ठीक है, तो अब वहां पर ये जो बातें थी आगे कैसे चल गई, ये फिर आगे कैसे आई? तो अब वहां पर ये जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई, और इस वर्ण व्यवस्था में ये बोला गया, इसको कैसे
परिभाषित किया गया उस समय कि अगर कोई अगर कोई विराट मनुष्य होगा तो उसके मुख से किसका जन्म होगा? ब्राह्मण का जन्म होगा। कंधे से क्षत्रिय का जन्म होगा, पेट से वैश्य का जन्म होगा, पैरों से शूद्र के जन्म को बताया गया। ये वहां पर क्लासिफिकेशन किया गया, ये डिवीजन किया गया, ठीक है। और ये सब वर्णन आपको कहाँ मिलेंगे? ये सब मिलेंगे मंडलों में। और किस मंडल में? ये मिलेगा आपको 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल में मैंने आपको बताया था कि पुरुष सूक्त का वर्णन है, और उसी पुरुष सूक्त में इस वर्ण की बात की गई है। और ये जो आपको वर्ण व्यवस्था अब यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ये वही क्या है, इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है? लेकिन जो वहां वर्ण व्यवस्था थी, यानी जो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था थी, वहां क्या थी वर्ण व्यवस्था? यहां की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? कर्म मूलक थी। कैसी थी? कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था थी, यानी कर्म के आधार पर। जैसे यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो वर्ण आने लगे, लेकिन यहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? कर्म मूलक थी, यानी आपके कर्म के आधार पर थी। क्लियर है? अब जब हम नारी की दशा के बारे में बात करते हैं, इसके नारी की दशा के बारे में, तो यहां पर जो नारियों की स्थिति थी ऋग्वैदिक कालीन, वो नारियों की स्थिति अच्छी थी, सम्माननीय स्थिति थी। कैसी थी? अच्छी स्थिति थी। अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा ये इसलिए था कि यहां पर सती प्रथा नहीं थी, ठीक है, बाल विवाह नहीं हो रहे थे, ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी। स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही थी, ठीक है, यज्ञ में स्त्रियां भाग लेती थी। तो ये सब बातें समाज में अच्छी थी, जो स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाती। ठीक है, यहां पर पुत्री का उपनयन होता था, यानी पुत्र के समान पुत्री को माना जाता था। हरिवस्वर में तो यहां पर स्त्रियों की जो दशा थी वो कैसी थी? अच्छी थी। हाँ, कुछ बुराइयां थी, जैसे यहां पर आपको दास प्रथा का वर्णन मिलेगा, दास प्रथा का वर्णन, और दूसरा एक नियोग प्रथा का वर्णन मिलेगा। ये दो समाज में बुराइयां थी, नियोग प्रथा और दास प्रथा। लेकिन वो भी जो दास प्रथा थी वो घरेलू थी, मतलब आपको बाहर का काम आपसे नहीं कराया जाता। कहाँ का कराया जाता था? घर का काम कराया जाता था। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर नारियों की दशा अच्छी थी, हर क्षेत्र में अच्छी थी। ठीक है, और यहाँ तो ऐसा था कि जब आप आगे इनकी राजनीतिक स्थिति बताएंगे तो यहाँ सभा, समिति और विदत तीन चीजें होती थी। तो यहाँ पर है ना, सभा और विदत में सभा क्या क्या होगा यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे, सभा और विदत, ये क्या थी? सभाएं थी। और यहाँ पर स्त्रियां क्या करती थी? भाग लेती थी, मतलब पार्टिसिपेट करती थी, उनको बुलाया जाता था। तो इस तरह से यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। ठीक है, चलिए अब इनका क्या देखते हैं? खान पान देखते हैं। अब इनका खान पान देखते हैं। खान पान में ये कैसे थे? ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, तो ये जैसे जौ खाते थे, जौ विशेष सेवन करते थे, और साथ में सोमरस पीते थे, है ना, जौ खाते थे और सोमरस पीते थे। ठीक है, ये इनका खान पान था।
ठीक है। वैसे खान पान में आपको उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन लोगों का खान पान क्या मिलेगा, सेम, है ना, सेम रहेगा। ठीक है। अब यहीं पर जब पहनावे की बात करते हैं तो पहनावे में ये सूती और ऊनी, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का ये यूज करते थे, है ना, सूती और ऊनी। ठीक है। मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन में क्या करते थे, मनोरंजन में शिकार करते थे और क्या करते थे, पासा खेलते थे। आ रही बात समझ में? यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ऋग्वैदिक, यानी टाइम पीरियड होगा आपका 1500 से लेकर 1000 BC की बात कर रहा हूं। ये इनका समाज था। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको डील करना पड़ेगा। अब यहीं पर, यहीं अगर उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं, फिर वहां पर स्थिति आपको क्या समझ में आएगी। अभी ये टाइम पीरियड आपको 1500 से 1000 दिखा, अब यही टाइम पीरियड 1000 से 600 BC दिख रहा है। अब देखिए इसमें स्थिति क्या बनती है, यहां स्थिति क्या होगी। अब यहां पर जो परिवार होगा, परिवार लगभग ऐसे ही होगा, मतलब वहां भी संयुक्त परिवार होगा। ठीक है। पितृसत्तात्मक परिवार होगा, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी। तो लगभग परिवार की संरचना सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। अब यहां पर जो थोड़ा सा आपको स्थिति में बदलाव समझ में आएगा, वो आएगा कहां पर, वर्ण व्यवस्था पर। कहां पर, वर्ण व्यवस्था पर। ठीक है। यहां आप जानते हैं कि यहां की जो वर्ण व्यवस्था है वो अब क्या होगी, जटिल होगी। वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति मूलक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, जाति मूलक हो जाएगी। समाज में अन्य जातियों का उद्भव होगा, अन्य जातियों का क्या होगा, उद्भव होगा। अब बहुत सारी जातियां आएंगी। आ रही बात समझ में? अब देखिए, आप ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था को देखिए और उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था को देखिए, आपको अब बहुत बड़ा अंतर समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, यहीं पर आपको आश्रम व्यवस्था मिलेगी। क्या मिलेगी, आश्रम व्यवस्था मिलेगी। और इस आश्रम व्यवस्था में आप जानते हैं कितने आश्रम होंगे, 4 आश्रम होंगे। 4 ही आश्रम बताए गए ना आपको। कौन कौन, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसके बाद गृहस्थ, इसके बाद वानप्रस्थ, और इसके बाद संन्यास। यही ना, ये आपको 4 मिलेंगे। ठीक है। यहां पर आपका क्या काम रहेगा, ब्रह्मचर्य में शिक्षा ग्रहण करना, यानी वेद का अध्ययन करना। इसकी एज क्या रहेगी, इसकी एज रहेगी प्रारंभ से लेकर 25 वर्ष। जब आप गृहस्थ में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि आप पंचयज्ञ करें और ऋण त्रयी से मुक्त हो जाएं। यहाँ पर आप पंचयज्ञ करें और ऋण त्रयी से मुक्त हो जाए, यानी 3 तरह के ऋण बताए गए हैं, है ना, उनसे आपको मुक्त होना है। यानी इसका मतलब है कि सांसारिक जीवन का उपयोग करें, है ना। सांसारिक जीवन का उपयोग कहां पर होगा, गृहस्थ में होगा। और इसकी जो एज होगी वो क्या होगी, 26 से 50 वर्ष।
क्या रहेगा यहाँ पर, सांसारिक जीवन का उपयोग करता है। इसके बाद जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो वानप्रस्थ में ये मतलब है कि आप पुत्र, पैसा, समाज, इन सब से क्या होंगे, दूर जाएंगे, इन सब से दूर जाएंगे, यानी संसार त्याग कर ईश्वर की भक्ति में जुड़ेंगे या ईश्वर की भक्ति में जुड़ने का प्रयास करेंगे। कहां पर, वानप्रस्थ में। और इसकी जो एज बताई गई है वो क्या होगी, 26 से लेकर 75। क्लियर है, ठीक है। अब जो बचा संन्यास, यहां क्या होगा, ये अंतिम दौर है ना। यहां पर क्या बोला जाता है, ये ऐसी अवस्था है जो समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहती है। क्या होगा, समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग करना पड़ेगा आपको। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 76 से लेकर 100 होगा। आप जानते हैं कि मानव की उम्र वैसे भी 100 साल मानी है। तो यहां पर आपको सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा और साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या आपकी यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये किसकी व्यवस्था हो गई, आपकी आश्रम व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब यहीं पर हम किसको देखते हैं, नारी दशा को देखते हैं। किसको देखते हैं, नारी दशा को। तो यहां पर जो नारी दशा की बात होगी तो यहां नारी दशा में थोड़ा सा गिरावट देखी गई। नारियों की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट देखी। ज्यादा कुछ परिवर्तन तो नहीं है, पर थोड़ा सा गिरावट यहां पर देखी गई। किसके कंपैरिजन में, अर्लियल वैदिक, है ना, यानी किसके, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक कालीन के समाज के तुलना में जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है, यहां पर नारियों की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट देखी गई। कैसे, वो कैसे, यहां पर पुत्री को दुखों का कारण माना गया। पुत्री को दुखों का कारण माना गया। आई ना गिरावट, क्या वहां माना गया था, नहीं माना गया था, लेकिन यहां माना गया, है ना। इसके साथ ही यहां पर बहुपत्नी विवाह प्रारंभ हो गया था। यहां पर बहुपत्नी विवाह क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। वहां पर एक पत्नी विवाह था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पत्नी विवाह था। जो बड़े जो संपन्न लोग थे वो बहुपत्नी रखते थे, लेकिन अगर आम बात की जाए एक, तो उसमें एक क्या था कि एक ही पत्नी रखना है। यहां पर बहुत सारी पत्नी रखने का प्रथा हो गई। यहां पर जो नारियों की शिक्षा थी, शिक्षा में भी गिरावट देखी गई। शिक्षा में भी क्या देखी गई, गिरावट देखी गई। यानी पहले वहां पर नारियों की शिक्षा का स्तर ठीक था, अब यहां पर थोड़ा सा कम या कुछ विशेष नारियों को यहां पर शिक्षा दी जाती थी। क्लियर है। दास प्रथा वहां भी थी और दास प्रथा यहां भी। तो कुछ कमियों के साथ ऋग वैदिक कालीन समाज से अगर तुलना करें तो कुछ गिरावट उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखी गई। बस कहने का मतलब मेरा ये था। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप देखेंगे, जैसे खान पान, पहनावा और मनोरंजन। खान पान, पहनावा और मनोरंजन, इसकी स्थिति क्या थी, कि ये ऋग्वैदिक कालीन के समान थी, या के जैसी थी, है ना, ऐसा कर सकते हैं। मतलब ज्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं था, लगभग सिमिलरिटी थी। किसमें, खान पान में, पहनावे में और मनोरंजन में।
ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में आपने किसको देखा, आपने पहले ऋग्वैदिक कालीन समाज देखा। उस समाज में आपने देखा कि परिवार कैसा था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, नारी दशा कैसी थी, खान पान कैसा था, ये सब चीजें आपने देखी। ठीक है। इसके बाद आपने उत्तर वैदिक कालीन का समाज देखा। ठीक है। और वो देखा कि साथ में आपने तुलना भी की कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था उससे उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्या है। तो आपको थोड़ा बहुत कुछ बातों को अगर हटा दिया जाए तो थोड़ा बहुत आपको कमी दिखाई पड़ी होगी। ठीक है। बाकी जो आगे जैसे इनकी राजनीतिक व्यवस्था जो होगी, है ना, जो आर्थिक व्यवस्था होगी, उनमें आपको कुछ और कमियां दिखाई देंगी, पर वो अगले वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।